नमस्कार विद्यार्थियों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हो आप सभी लोग। हमें उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोग एक बार पुनः विजिट कर चुके हो दीपक लक्ष्य यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन क्लासेज में। सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। आज आप सभी के मध्य में हम लेकर आए हैं सामान्य हिंदी भाषा व्याकरण भाग के अंतर्गत विशेष रूप से भाषा विज्ञान से संबंधित सभी महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्नों को हम लोग देखेंगे, जिसमें हिंदी की विभाषाएं, शब्द संपदा, ध्वनियाँ, देवनागरी लिपि, नामकरण, विकास, विशेषताएं, सब कुछ आज हम इस कक्षा के अंतर्गत बहुत ही बारीकी से समझेंगे। प्रश्नों का प्रारूप वैकल्पिक होगा, जिसमें आप सभी लोगों को धैर्य बना करके बगैर किसी चीटिंग के आपको अपने उत्तर देने हैं और अंत में बताना है कि आप सभी के कितने प्रश्नों के उत्तर सही हुए हैं। तो एक बार आप सभी लोग ईमानदारी से सेशन को लाइक कमेंट कर शेयर कर दीजिए। कोई पहली बार चैनल पर आया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको भी ऐसी ही महत्वपूर्ण आने वाली कक्षाओं का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहेगा। तो चलिए हम सभी लोग शुरुआत करते हैं आज के पहले महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ में। क्या प्रश्न है? हिंदी इस मिट्टी की बोली है और अरबी या फारसी से अधिक जनमानस के निकट है। थोड़ा हम लोग इसको ऊपर बढ़ा लेते हैं ताकि हमको पूरा प्रश्न सही से दिखेगा। क्या है? हिंदी इसी मिट्टी की बोली है और अरबी या फारसी से अधिक जनमानस के निकट है। ये जो मत है किस भाषाविद का है, किस विद्वान का है, ये आपसे पूछा जा रहा है। आपके उत्तर हैं ग्रियर्सन, 1901 की जनगणना की रिपोर्ट, फैलन और रिचर्ड्स। 4 विकल्प आपके सामने हैं और आप सभी लोगों को अपना उत्तर देना है। आपका समय शुरू होता है उत्तर देने के लिए। आप सभी का जवाब आना चाहिए फटाफट से। तो इस प्रश्न का आप सभी लोगों ने यदि अपना उत्तर दिया है विकल्प सी यानी कि फैलन, तो बिल्कुल राइट माना जाएगा। फैलन जी क्या कहते हैं कि हिंदी इसी मिट्टी की बोली है और अरबी या फारसी से अधिक जनमानस के निकट है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। इसकी जो है व्याख्या को हम लोग देखते हैं। ग्रियर्सन महोदय क्या कहते हैं? यही हिंदी एक भाषा है जिसमें 2 विभिन्न प्रांतों के लोग आपस में बातचीत कर सकते हैं और यह भारत में सर्वत्र समझी जाती है। ये महत्वपूर्ण बात, महत्वपूर्ण कथन किसका है? ग्रियर्सन महोदय कहते हैं कि यही हिंदी एक भाषा है जिसमें 2 विभिन्न प्रांतों के लोग आपस में बातचीत कर सकते हैं और ये भारत में सर्वत्र समझी जाती है। फिर उसके बाद में 1901 की जनगणना रिपोर्ट क्या कहती है, देखते हैं उसे भी हम लोग। हिंदी के पास ऐसा शब्दकोश और अभिव्यक्ति की ऐसी सामर्थ्य है जो अंग्रेजी से किसी प्रकार कम नहीं है। ये 1901 की रिपोर्ट में कहा गया था कि हिंदी के पास ऐसा शब्दकोश और अभिव्यक्ति की ऐसी सामर्थ्य है जो अंग्रेजी से किसी प्रकार कम नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, देवनागरी में यद्यपि जेड और यफ यानी जा और फा के लिए वर्ण नहीं है, फिर भी यहाँ यह सभी ज्ञात लिपियों से अधिक पूर्ण एवं संतुलित है। ये मत किस विद्वान का है, कौन कहता है? आइजक पिटमैन, मोनियर विलियम्स, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, राधेश्याम शास्त्री। किसका है ये कथन? आप सभी को फटाफट से अपना उत्तर देना है। तो इस क्वेश्चन के लिए यदि आप सभी का जवाब आ रहा है विकल्प बी मोनियर विलियम्स, तो राइट माना जाएगा। क्या कहते हैं मोनियर विलियम्स जी? देवनागरी में यद्यप जेड और यफ यानी जा और फा के लिए वर्ण नहीं है, फिर भी यहाँ यह सभी ज्ञात लिपियों से अधिक पूर्ण एवं संतुलित है, ऐसा मोनियर विलियम्स जी का मत है। आगे बढ़ेंगे।
इस प्रश्न की व्याख्या को देखते हैं हम लोग। उदय नारायण तिवारी जी क्या कहते हैं? भाषा और लिखने की कला ये दो ऐसी वस्तुएं हैं जो मनुष्य को प्रत्यक्ष रूप से पशु से पृथक करती हैं, जिसके सहारे वो निरंतर उन्नति के पथ पर अग्रसर होता रहता है। क्या कहते हैं तिवारी जी उदय नारायण? भाषा और लिखने की कला ये दो ऐसी वस्तुएं हैं जो मनुष्य को प्रत्यक्ष रूप से पशु से पृथक करती हैं और जिसके सहारे वह निरंतर उन्नति के पथ पर अग्रसर होता जा रहा है। आगे बढ़ेंगे। फिर जो है नागरी लिपि का पहला टाइप कहाँ बनता है? तो नागरी लिपि का पहला टाइप जो है यूरोप में बना सन 1667 ईस्वी में। अथानासियस किरचार की पुस्तक, क्या नाम है इनकी पुस्तक का? चाइना इलस्ट्रेटा में पहली पुस्तक है जिसमें नागरी लिपि छापी गई। किसमें? चाइना इलस्ट्रेटा। और किसकी पुस्तक है ये? अथानासियस किरचार की। फिर नागरी टाइप बनाने का श्रेय किसको जाता है? चार्ल्स विकिंस और पंचानन कर्मकार जी को। आगे बढ़ेंगे हम लोग। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से अवधि का सही उदाहरण चुनिए। क्या है? एक माँ के दो धिवाड़े या छः, एक भाई के दो बेटे छः। फिर अगला है एक मनई के दुई बेटवे रहिन, एक औरत के दो लड़के रहिन। तो क्या होगा इसमें सही उत्तर? आपको बताना है। विकल्प ए बी सी डी कौन सा सही जवाब है? तो आप सभी का जवाब यदि इस क्वेश्चन के लिए आया है विकल्प सी तो राइट माना जाएगा। यानी एक मनई के दुई बेटवे रहिन ये अवधी भाषा का वाक्य है और यही आपका सही उत्तर है। फिर अगला आपका क्वेश्चन है, प्राचीनतम भारतीय भाषा कौन सी है? बताना है आप सभी को फटाफट से। अपभ्रंश, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, अवहट्ट। प्राचीनतम भारतीय भाषा इनमें से कौन सी है? तो आप सभी लोगों का यदि उत्तर आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए विकल्प बी यानी वैदिक संस्कृत तो बिल्कुल सही माना जाएगा। हम लोग आगे बढ़ेंगे। व्याख्या क्या है इस प्रश्न की? प्राचीनतम भारतीय भाषा कौन सी है? वैदिक संस्कृत। भारतीय आर्य भाषा को कालक्रम की दृष्टि से निम्न वर्गों में बांटा गया है, जैसे कि सबसे पहले प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का विभाजन है। तो जो वैदिक संस्कृत है ये 2000 ईस्वी पूर्व से 800 ईस्वी पूर्व तक के समय तक चली है। फिर जो लौकिक संस्कृत है ये 800 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक का इसका समय माना गया है। फिर उसके बाद में मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का समय आता है। तो सबसे पहले पाली है, ये प्रथम प्राकृत है, इसका समय 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी है। फिर प्राकृत है, इसको द्वितीय प्राकृत माना गया है, इसका समय 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक है। फिर अपभ्रंश है, तृतीय प्राकृत है, इसका समय 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक है। फिर उसके बाद में तीसरा विभाजन है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा और इसका समय 1000 ईस्वी से अब तक चला आ रहा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान की एकता के लिए हिंदी भाषा जितना काम देगी उससे अधिक काम देवनागरी लिपि दे सकती है। यह मत किस महापुरुष का है? जेम्स प्रिंसेप, जॉन एफ फ्लीट, जॉन मार्शल, आचार्य विनोबा भावे। किसका है ये मत? आप सभी लोगों को बताना है। तो इस क्वेश्चन का यदि आप सभी लोग जवाब दे रहे हो विकल्प डी तो बिल्कुल सही माना जाएगा। यानी आचार्य विनोबा भावे जी क्या कहते हैं, हिंदुस्तान की एकता के लिए हिंदी भाषा जितना काम देगी उससे अधिक काम देवनागरी लिपि दे सकती है, ऐसा मत है आचार्य विनोबा भावे जी का। आगे बढ़ेंगे। फिर जो है
9वीं सदी में ब्राह्मी लिपि से किसका विकास होता है? देवनागरी लिपि का। किससे? ब्राह्मी लिपि से। कब होता है? 9वीं सदी में। देवनागरी लिपि का पहला शिलालेख गुजरात नरेश जयभट्ट के 7वीं 8वीं सदी के एक शिलालेख में मिला है। देवनागरी का पहला शिलालेख। फिर है भारत की संविधान सभा में 9 सितंबर 1949 ईस्वी को संविधान की 8वीं अनुसूची में अनुच्छेद 343 प्रथम में हिंदी को राजभाषा और उसकी लिपि को देवनागरी बनाया गया, घोषित किया गया है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, ब्रजभाषा का केंद्रीय क्षेत्र कहाँ है? ब्रजभाषा का केंद्रीय क्षेत्र कहाँ है? मगध, द्वारिका, अयोध्या, मथुरा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। आप सभी लोगों को बगैर किसी चीटिंग के जवाब देना है। जवाब आपका चाहे सही हो या गलत हो, लेकिन आपको अपने मन के अनुसार देना है। उत्तर खुलने के बाद आपको उत्तर नहीं देना है, आपका उत्तर नहीं आना चाहिए। आप ईमानदारी से जो भी उत्तर दे पा रहे हैं वो दीजिए, सही हो या गलत वो बाद में आप बताइए कितने आपके प्रश्न उसके उत्तर सही हुए। तो इसका जवाब क्या होगा इस प्रश्न का? विकल्प डी, यानी ब्रजभाषा का केंद्रीय क्षेत्र कहाँ है? मथुरा। आप सभी ने जवाब दिया है तो बिल्कुल राइट जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। ब्रजभाषा सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित सबसे बड़ी बोली है। किससे विकसित हुई है ब्रजभाषा? सौरसेनी अपभ्रंश से। और इससे विकसित ये जो है सबसे बड़ी बोली है ब्रजभाषा। ये जो ब्रज है आगरा, मथुरा, अलीगढ़ में जो है विशुद्ध रूप से बोली जाती, विशुद्ध यानी कि प्रमुखता से, जबकि एटा, मैनपुरी, बदायूं, फिरोजाबाद, बरेली, गुड़गांव, ग्वालियर, भरतपुर में मिश्रित रूप से ब्रजभाषा बोली जाती है। लेकिन प्रमुख रूप से आगरा, मथुरा, अलीगढ़ में ब्रजभाषा बोली जाती है। फिर है ब्रज का सर्वप्रथम प्रयोग बोली के अर्थ में किसने किया था? अमीर खुसरो जी ने। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ब्रज का सर्वप्रथम प्रयोग बोली के अर्थ में किसने किया था? अमीर खुसरो जी ने। परंतु डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जी लिखते हैं ब्रजभाषा शब्द का पहला प्रयोग भिखारी दास ने किया है, ऐसा धीरेन्द्र वर्मा जी का मत है। साहित्य में 13वीं सदी से ब्रजभाषा का प्रयोग निरंतर होने लगा था। कब से? 13वीं सदी से। फिर आप सभी का अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि के अंतर्गत नहीं आती है? आपको बताना है। बांग्ला, कोंकणी, गुजराती, संस्कृत। कौन सी भाषा देवनागरी लिपि के अंतर्गत नहीं आती है? तो इस प्रश्न का आप लोगों का जवाब यदि आ रहा है विकल्प ए, यानी बांग्ला, तो बिल्कुल राइट माना जाएगा। इसकी लिपि जो है देवनागरी नहीं है। और गुजराती, कोंकणी, संस्कृत, इन तीनों जो है भाषाओं की लिपि कौन सी है? देवनागरी है। आगे बढ़ेंगे। बांग्ला लिपि पूर्वी नागरी लिपि का एक परिमार्जित रूप है, जिसे बांग्ला भाषा, असमिया या विष्णुप्रिया, मणिपुरी लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है। पूर्वी नागरी लिपि का संबंध ब्राह्मी लिपि के साथ है। फिर जो है संस्कृत, हिंदी, मराठी, कोंकणी, नेपाली, गढ़वाली, ये जो भाषाएं हैं ये सभी देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। आपको ध्यान में रखना है, संस्कृत, हिंदी, मराठी, कोंकणी, नेपाली, गढ़वाली, ये जो है भाषाएं हैं आपकी वो देवनागरी लिपि में लिखी जा रही हैं। फिर अगला आपका क्वेश्चन है, नेपाली भाषा की लिपि क्या है? कैथी, देवनागरी, गुरमुखी, चित्रलिपि। आप सभी को अपना जवाब देना है फटाफट से। नेपाली भाषा की लिपि कौन सी है? तो अभी हमने आपको ऊपर बताया था इसकी लिपि कौन सी है। विकल्प बी आपका उत्तर आ रहा है देवनागरी, तो सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
संस्कृत, हिंदी, मराठी, नेपाली, ये सभी भाषाएं जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। देवनागरी लिपि का विकास जो है ब्राह्मी लिपि से हुआ है। किससे हुआ है? ब्राह्मी लिपि से। चित्रलिपि जो है आपकी, ऐसी लिपि को कहा जाता है जिसमें ध्वनि प्रकट करने वाली अक्षरमाला के बजाय अर्थ प्रकट करने वाले भाव चित्र होते हैं। क्या होते हैं? भाव चित्र के माध्यम से। फिर है गुरमुखी लिपि में पंजाबी भाषा लिखी जाती है। गुरमुखी का अर्थ है गुरुओं के मुख से निकली हुई। क्या है गुरमुखी का अर्थ? गुरुओं के मुख से निकली हुई, इसीलिए कहा जाता है गुरमुखी। फिर अगला क्वेश्चन है, ग्रीक वासियों ने भारत के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए। इंडिया, इंडोनेशिया, इंडानिया, हिंदेसिया, क्या होगा सही जवाब? आपको बताना है फटाफट से। इस क्वेश्चन का आंसर आपका आ रहा है विकल्प ए, तो बिल्कुल सही होगा। यानी कि ग्रीक वासियों ने भारत के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग किया था। आगे बढ़ेंगे। मिन्हाज ए सिराज ने 13वीं शताब्दी में पहली बार हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल किया। किसने? मिन्हाज ए सिराज ने 13वीं शताब्दी में पहली बार हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल किया था। भारत को भारतवर्ष, जम्बूद्वीप, भारतखंड, आर्यावर्त, हिंदुस्तान आदि अन्य नामों से भी जाना जाता है। क्या क्या नाम है? भारतवर्ष, जम्बूद्वीप, भारतखंड, आर्यावर्त, हिंदुस्तान इत्यादि। फिर जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, खरोष्ठी लिपि भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित थी? यानी कहाँ जो है ये लिखी बोली जाती थी? दक्षिणोत्तर क्षेत्र में, पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, उत्तर क्षेत्र में, पूर्वोत्तर क्षेत्र में। क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब? फटाफट से आप लोगों को बताना है। खरोष्ठी लिपि भारत के किस क्षेत्र में बोली जाती है? आप सभी का जवाब आ रहा है विकल्प बी, यानी कि पश्चिमोत्तर क्षेत्र, तो बिल्कुल राइट होगा। हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखेंगे, यानी इसकी व्याख्या को पहले हम लोग 1 मिनट माफ़ करिएगा ज़रा, देखते हैं क्या मामला। खरोष्ठी लिपि किस क्षेत्र में प्रचलित थी? तो खरोष्ठी लिपि जो आपकी है ये पश्चिमी, इसमें हमको लग रहा है एक प्रश्न आपका हाँ कट गया है, वही गड़बड़ हो रहा है। एक प्रश्न आपका कट चुका है, लेकिन उत्तर आपका यही होगा जो अभी हमने आपको बताया है। क्या है? खरोष्ठी लिपि भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित थी? पश्चिमोत्तर क्षेत्र में। आगे बढ़ेंगे। थोड़ी व्याख्या दूसरे प्रश्न की इसमें आ गई है, उसे हम लोग देखते हैं, चूंकि एक प्रश्न जो कट चुका है उसी की ये व्याख्या है। पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति जो है शौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। भोलानाथ तिवारी ने क्षेत्रीय तथा संबद्ध अपभ्रंशों के आधार पर अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया है, उसे हम लोग देखेंगे। जैसे है सबसे पहले शौरसेनी अपभ्रंश है, इसको मध्यवर्ती भी कहते हैं। इससे जो आधुनिक भाषाएं विकसित हुई हैं जैसे कि पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती। फिर मागधी है अपभ्रंश, मागधी को पूर्वी भी अपभ्रंश कहते हैं। इससे बिहारी, बंगाली, उड़िया और असमिया आगे आधुनिक भाषाएं निकली हुई हैं। फिर है आपका अर्धमागधी, इसे मध्य पूर्वी कहा जाता है। इससे कौन सी हिंदी निकली है? पूर्वी हिंदी। फिर आगे देखते हैं हम लोग, महाराष्ट्री है, इसको दक्षिणी भी कहा जाता है। और इससे कौन सी आधुनिक भाषा निकली है? मराठी। फिर है ब्राचट से कौन सी निकली है? सिंधी। फिर है पैसाची, इसको पश्चिमोत्तरी भी कहते हैं। इससे लहंदा और पंजाबी आधुनिक भाषा आगे विकसित होती है, निकलती है। फिर जो है आपका अगला प्रश्न है, एक भाषा के अंतर्गत जब कई अलग अलग रूप विकसित हो जाते हैं तो उन्हें बोली कहते हैं। यह जो मत है, ये जो कथन है, किस विद्वान का है आपसे पूछा जा रहा है। जॉर्ज ग्रियर्सन, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। यानी किसका ये मत है?
सही उत्तर क्या होगा आपका? जवाब आ रहा है विकल्प डी, भोलानाथ तिवारी जी कहते हैं एक भाषा के अंतर्गत जब कई अलग अलग रूप विकसित हो जाते हैं तो उन्हें बोली कहते हैं। आगे बढ़ेंगे। फिर जो है किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को बोली कहते हैं। क्या है? किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को बोली कहते हैं, जैसे कि अवधी, ब्रजभाषा, मगही, बुंदेली आदि। राष्ट्रीय भाषा किसी राष्ट्र की भाषा होती है, जबकि राजभाषा सरकार द्वारा सरकारी कार्यालयों में कार्य किया जाता है। फिर डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी क्या बताए हैं भाषा के विषय में? मनुष्य और मनुष्यों के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मत का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। क्या कहा है? फिर से देखते हैं। मनुष्य और मनुष्य के बीच संकेतों के विषय में अपनी इच्छा और मत का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। ये परिभाषा किसकी है? डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी की। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? अवधी, बघेली, ब्रजभाषा, छत्तीसगढ़ी। कौन सी नहीं है पूर्वी हिंदी की बोली? तो आप सभी का जवाब आ रहा है इसके लिए विकल्प सी, तो राइट माना जाएगा, क्योंकि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये जो है बोलियां आती हैं और ब्रजभाषा इसमें नहीं आती है, क्योंकि जो ब्रजभाषा है वो पश्चिमी हिंदी की बोली है। चलिए हम सभी लोग देखते हैं अपभ्रंश और आधुनिक भाषाएं और बोलियां। तो सबसे पहले है शौरसेनी अपभ्रंश। इससे निकली है पश्चिमी हिंदी, और पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, कौरवी, खड़ी बोली, बांगरू या हरियाणवी आदि। फिर जो है आपका राजस्थानी, ये भी जो है शौरसेनी से निकली हुई है। इसकी बोलियां कौन सी हैं राजस्थानी की? मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। फिर है आगे मागधी अपभ्रंश। इससे निकली है बिहारी हिंदी, और बिहारी की बोलियां हैं भोजपुरी, मगही और मैथिली। फिर है अर्धमागधी अपभ्रंश। इससे निकली है पूर्वी हिंदी, और पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शामी भाषाओं में शामिल नहीं है? इब्रानी, अरबी, हबसी, फारसी। कौन सी भाषा शामी भाषाओं में शामिल नहीं है? आप सभी को अपना उत्तर करना है फटाफट से। तो यदि आपका जवाब आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए विकल्प डी यानी कि फारसी, तो बिल्कुल सही होगा। ये फारसी जो है ये शामी भाषा में शामिल नहीं है, और इब्रानी, हबसी और अरबी ये तीनों शामी भाषा में शामिल हैं भाषाएं। आगे बढ़ेंगे। व्याख्या को देखते हैं इस प्रश्न की। फारसी सामी भाषाओं में शामिल नहीं है। भारोपी भाषा परिवार में विश्व में बोली जाने वाली भाषाओं में सर्वप्रमुख भाषा परिवार है। ये कौन सा? भारोपी भाषा परिवार। इसके बोलने वालों की संख्या विश्व में सबसे ज़्यादा है। किसका? भारोपी परिवार का। इस भाषा परिवार की प्रमुख भाषाएं कौन कौन सी हैं देखते हैं हम लोग। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, बंगाली, फारसी, ग्रीक, लैटिन, अंग्रेजी, रूसी, जर्मन, पुर्तगाली, इतालवी आदि। ये सभी किसकी भाषाएं हैं? भारोपी भाषा परिवार की। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है, और कूट के अनुसार आपको उत्तर देना है। क्या है देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले है आपका राष्ट्रपति का आदेश। ये कब आता है? 1955 ईस्वी में। कब आता है? 1955 में। फिर है संसद की राजभाषा समिति के सुझाव। ये कब आते हैं? 1959 ईस्वी में।
संसद की राजभाषा समिति के सुझाव कब आते हैं? 1959 में। फिर राजभाषा अधिनियम यह कब बनता है? 1963 ईस्वी में। फिर संकल्प ये एक पत्र कब आता है? 1968 ईस्वी में संकल्प पत्र आता है। तो ये तो यहाँ पर विद्यार्थियों आपका सही मिलान हो गया, लेकिन नीचे हम लोग देखते हैं कूट के रूप में इसका सही उत्तर क्या होगा। तो ये कूट आप देखेंगे तो इसके लिए आपका विकल्प डी राइट आंसर होगा। आप सभी लोग मिलान कर लेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। ये देखिए यहाँ पर नीचे भी दिया गया है। राजेंद्र प्रसाद ने सन 1955 में बाल गंगाधर तिलक, यानी माफ़ करिएगा बीजी खेर हैं, बाल गंगाधर खेर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का जो है गठन किया। इस आयोग में 21 कुल सदस्य थे। संयुक्त संसदीय समिति में 30 सदस्य थे, जिनमें लोकसभा के 20 तथा राज्यसभा के 10 सदस्य थे। इसने अपना प्रतिवेदन 1959 ईस्वी में प्रस्तुत किया। प्रतिवेदन यानी कि संकल्प पत्र। फिर आपका आगे है राजभाषा अधिनियम 1963 ईस्वी में उन भाषाओं का जो संघ के राजकीय प्रयोजनों, संसद में कार्य के व्यवहार, केंद्रीय और राज्य अधिनियमों और उच्च न्यायालयों में कतिपय प्रयोजनों के लिए प्रयोग में लाई जा सकेगी। फिर जो है संकल्प 1968 ईस्वी संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी रहेगी। उसके अनुच्छेद 351 के अनुसार हिंदी का प्रसार, वृद्धि करना, उसका विकास करना, ताकि वो भारत की सामाजिक संस्कृति के सब तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम हो सके। फिर हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर भी क्या है, सूची 1 का मिलान आपको सूची 2 से करना है, यानी कि वर्ण दिए गए हैं और उनका उच्चारण स्थान दिया गया है और आपको बताना है, मिलान करना है किसका उच्चारण कहाँ से होता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले है चा वर्ण और विकल्प दिया गया है ओष्ठ। तो ओष्ठ से जो है कौन सा वर्ण बोला जाता है? पा। कौन सा है ओष्ठ से? पा। फिर है दंत। दंत से कौन सा वर्ण बोला जाता है? ता। उच्चारण स्थान यानी दंत का ये ता है। फिर जो है कंठ का उच्चारण स्थान किस वर्ण का है? तो इसमें आपका आ जाएगा कौन सा? अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, यानी ये गा आ जाएगा। फिर तालब, इचु ऐशा नाम तालु, ये आ जाएगा आपका। तो यहाँ पर आपका ये मिलान किया गया। फिर कूट के रूप में कौन सा उत्तर सही होगा, ये हम लोग नीचे देखेंगे। तो यदि आप विद्यार्थियों कूट का आंसर जानोगे तो इसका सही आंसर क्या होगा? वो होगा विकल्प बी। इसको आप लोग देख लेंगे, इसलिए हम आगे बढ़ेंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार निम्नलिखित का हिंदी भाषा की उत्पत्ति के अनुसार सही क्रम क्या होगा? कामता प्रसाद गुरु के अनुसार शौरसेनी, नागर अपभ्रंश, पश्चिमी हिंदी, वर्तमान हिंदी। इसमें यानी जो है क्रम से लगाना है, कौन पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा। तो इसमें सबसे पहले जो है शौरसेनी ही आएगी, फिर नागर अपभ्रंश आएगी, फिर पश्चिमी हिंदी आएगी, फिर वर्तमान हिंदी आएगी। अर्थात इस प्रकार आप देखोगे तो कूट के रूप में आपका उत्तर कौन सा सही होगा? विकल्प ए 1, 2, 3, 4 यही आपका सही जवाब है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कामता प्रसाद गुरु के अनुसार हिंदी भाषा की उत्पत्ति का सही अनुक्रम क्या है। तो सबसे पहले शौरसेनी हो गई, फिर नागर अपभ्रंश, फिर पश्चिमी हिंदी, फिर वर्तमान हिंदी। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार हिंदी भाषा की उत्पत्ति का अनुक्रम इस प्रकार है: प्राचीन संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पहली प्राकृत, दूसरी प्राकृत या पाली, शौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी, नागर अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी और वर्तमान हिंदी। यह है इनका पूरा विकास क्रम है आपका।
12 प्रकार का विभाजन इन्होंने किया है कामता प्रसाद गुरु जी ने। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, अवहट्ट में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है? किसके लिए? शिक्षा शब्द के लिए। शिक्षा, शिक्षा, शिक्षा और शिक्षा, ये 4 प्रकार दिए गए हैं। तो अवहट्ट में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है? आप सभी का जवाब आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए यदि विकल्प सी तो राइट माना जाएगा, यानी अवहट्ट में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है? शिक्षा। आगे बढ़ेंगे। अपभ्रंश के परवर्ती रूप को ही क्या कहा गया है? अवहट्ट कहा गया है। अपभ्रंश के परवर्ती यानी बाद वाले रूप को अवहट्ट नाम दिया गया है। 11वीं से लेकर 14वीं शती के अपभ्रंश रचनाकारों ने अपनी भाषा को अवहट्ट कहा है। विद्यापति की कीर्तिलता, कीर्ति पताका तथा अब्दुल रहमान की संदेश रासक जो रचना है, इन सब की भाषा कैसी है? अवहट्ट भाषा है। फिर उसके बाद में आप सभी का अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम है? संस्कृत, प्राकृत, पाली, अवहट्ट, कौन सी है अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था? यानी अपभ्रंश के बाद की अवस्था कौन सी है, वो आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन के लिए आप सभी का जवाब आ रहा है विकल्प डी, तो बिल्कुल राइट होगा। यानी अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम क्या है? अवहट्ट है। आगे बढ़ेंगे। फिर उसके बाद में देखते हैं हम लोग ये भाषा यानी हिंदी की उत्पत्ति का विकास क्रम क्या है। तो सबसे पहले संस्कृत आती है, फिर पाली आती है, फिर प्राकृत आती है, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट्ट के रूप में विकास होता है। और ये क्वेश्चन भी 1 नंबर के लिए आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। बार बार सभी परीक्षाओं में घूम घूम करके ये विकास क्रम पूछा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, राहुल सांकृत्यायन ने खड़ी बोली को क्या नाम दिया है? हिंदुस्तानी, खड़ी बोली, कौरवी, मानक हिंदी। क्या दिया है राहुल सांकृत्यायन ने खड़ी बोली को नाम? तो आप सभी का उत्तर आ रहा है विकल्प सी, यानी कि कौरवी नाम दिया है राहुल सांकृत्यायन ने खड़ी बोली को। फिर देखते हैं हिंदी की प्रमुख बोलियों को किस किसने क्या नाम दिया है। तो ब्रजबुली ये नाम दिया है ईश्वर चंद्र गुप्त जी ने, डिंगल नाम दिया है बांकीदास जी ने, बिहारी नाम दिया है ग्रियर्सन जी ने, और भोजपुरी नाम दिया है रेमंड जी ने। यहाँ से भी एक प्रश्न आपका परीक्षाओं में बनता है, इसलिए आपको ध्यान में रखनी है चीज़ें ये सभी। ब्रजबुली ईश्वर चंद्र गुप्त, डिंगल बांकीदास, बिहारी ग्रियर्सन, भोजपुरी रेमंड। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? बघेली, बुंदेली, अवधी, छत्तीसगढ़ी, कौन सी नहीं है इनमें से पूर्वी हिंदी की बोली? तो आपका जवाब आ रहा है विकल्प बी, तो बिल्कुल राइट माना जाएगा। ये नहीं है पूर्वी की, चूँकि पूर्वी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आती है, और ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणवी, दक्षिणी ये सब पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, पूर्वी हिंदी का विकास किससे हुआ है? शौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी, खस। आप सभी लोगों का आंसर आना चाहिए, पूर्वी हिंदी का विकास किससे हुआ है? तो यदि इस क्वेश्चन के लिए आप सभी का उत्तर आ रहा है विद्यार्थियों विकल्प सी, तो बिल्कुल राइट होगा। यानी कि पूर्वी हिंदी का विकास किससे होता है? अर्धमागधी से। आप देख रहे हैं कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, कई बार तमाम सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। बुंदेली जो है पश्चिमी हिंदी की बोली है, जबकि अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये सब पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौरवी, हरियाणवी, बुंदेली, ब्रज, कन्नौजी ये सभी बोलियां आती हैं। फिर जो है आपका अगला क्वेश्चन है, पूर्वी हिंदी का विकास किससे हुआ है? ये तो क्वेश्चन हो चुका है, हम लोग आगे बढ़ेंगे।
यानी दोबारा आया है, लेकिन फिर भी हम लोग इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी से हुआ है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 प्रमुख बोलियां आती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। फिर शौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ है। इसके अंतर्गत 5 प्रमुख बोलियां हैं। कितनी? 5 प्रमुख बोलियां हैं, कौरवी, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी और ब्रजभाषा। फिर मागधी अपभ्रंश से जो है बिहारी हिंदी का विकास होता है। किससे? मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी का। इसकी भी 3 प्रमुख बोलियां हैं, मगही, मैथिली और भोजपुरी। फिर जो है खास अपभ्रंश से पहाड़ी हिंदी का विकास होता है। इसके अंतर्गत कुमाऊनी और गढ़वाली 2 प्रमुख बोलियां आती हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संविधान के किस अनुच्छेद में ऐसा उल्लेख है? 343, 348, 346, 347। आप सभी का इस प्रश्न का जवाब तो बिल्कुल सही आना चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। आप कोई कंपटीशन का देंगे वहाँ भी पूछा जाता है, हिंदी विषय का कोई कंपटीशन देंगे वहाँ भी पूछा जाता है। तो आप सभी लोगों का इस क्वेश्चन का जवाब आ रहा है विकल्प ए, तो बिल्कुल राइट होगा। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ऐसा संविधान के अनुच्छेद 343 फर्स्ट में कहा गया है। आप देख पा रहे हैं कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, इतना महत्वपूर्ण है। फिर जो है आगे हम लोग देखते हैं इसकी व्याख्या को। संविधान के अनुच्छेद 343 में उद्धृत है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी तथा अंकों का रूप अंतर्राष्ट्रीय होगा। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है, अंकों का रूप कैसा होगा? अंतर्राष्ट्रीय। ये भी पूछा गया है क्वेश्चन। फिर अगला है अनुच्छेद 346, एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच की पत्रादि की राजभाषा इसमें उल्लेखित है। फिर अगला है अनुच्छेद 347, किसी राज्य की जनसंख्या के किसी एक भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में इसमें उपबंध है। अगला है अनुच्छेद 348, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख है अनुच्छेद 348 में। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? शौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी, पैशाची। खड़ी बोली हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से होता है? इसका आप सभी का उत्तर आ रहा है विकल्प ए यानी शौरसेनी, तो राइट होगा। इसी शौरसेनी से खड़ी बोली हिंदी का विकास हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक बार पुनः देख लेते हैं किसका विकास किससे हुआ है। तो शौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी निकली है और पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं कौरवी, खड़ी बोली इसी को कहते हैं। हरियाणवी को बांगरू भी कहते हैं। दक्षिणी ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी। और ये नाम भी आपको याद रखने हैं कि कौरवी किसको कहते हैं? खड़ी बोली को। और बांगरू किसको कहते हैं? हरियाणवी को। फिर शौरसेनी से ही राजस्थानी हिंदी निकली है और राजस्थानी हिंदी की बोलियां हैं मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी। और जयपुरी को ढूंढाड़ी भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि ढूंढाड़ी किसे कहते हैं? तो जयपुरी को कहते हैं। फिर है आगे जो खस अपभ्रंश है, इससे जो है पहाड़ी हिंदी विकसित होती है और पहाड़ी हिंदी की कुमाऊनी और गढ़वाली 2 प्रमुख बोलियां हैं। फिर अगला है अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी निकलती है और पूर्वी हिंदी की अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी 3 प्रमुख बोलियां हैं। फिर अगला है मागधी अपभ्रंश, इसकी जो है बिहारी हिंदी निकलती है और भोजपुरी, मगही, मैथिली ये बिहारी हिंदी की 3 प्रमुख बोलियां हैं। फिर अगला है पैशाची अपभ्रंश, इसकी जो प्रमुख बोलियां हैं पंजाबी और लहंदा। हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, पाली में प्राकृत का जो रूप था उसका विकास इनमें से किन 3 शाखाओं में हुआ है? शौरसेनी मागधी महाराष्ट्री, शौरसेनी कौरवी अर्धमागधी, अर्धमागधी अपभ्रंश कौरवी मागधी, शौरसेनी नागर अपभ्रंश महाराष्ट्री। क्या है इसका
सही उत्तर। पूछा जा रहा है कि पाली में प्राकृत का जो रूप था उसका विकास इनमें से किन 3 शाखाओं में हुआ है। तो आप सभी लोगों का इसका जवाब आ रहा है यदि विकल्प ए, तो राइट होगा। शौरसेनी, मागधी, महाराष्ट्री, इन्हीं 3 शाखाओं में पाली में प्राकृत का रूप दिखाई पड़ता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। भारतीय आर्य भाषाओं के कालक्रम को मोटे तौर पर 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का काल 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का काल 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल है 1000 ईस्वी से अब तक। फिर जो है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की 3 भाषाएं विकसित होती हैं। कितनी? 3 भाषाएं। कौन कौन सी? तो सबसे पहले है पाल, इसका समय है 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक। फिर है प्राकृत, इसका समय है 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। तीसरा है अपभ्रंश, इसका समय है 500 से 1000 ईस्वी तक। आगे बढ़ेंगे हम लोग। उत्तर भारत में अपभ्रंश के 7 क्षेत्रीय रूपांतरण प्रचलित थे। कितने? 7 क्षेत्रीय रूपांतरण किसके? अपभ्रंश के, जिनसे आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का कालांतर में विकास हुआ है। कौन कौन से 7 हैं हम लोग देखते हैं। सबसे पहले है शौरसेनी अपभ्रंश, इससे जो है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, गुजराती हिंदी का विकास होता है। फिर है पैशाची अपभ्रंश, इससे पंजाबी और लहंदा का विकास होता है। फिर है ब्राचट अपभ्रंश, इससे सिंधी का विकास होता है। फिर अगला है खस अपभ्रंश, इससे जो है पहाड़ी हिंदी का विकास होता है। फिर है मराठी अपभ्रंश, इससे महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, इससे मराठी का विकास होता है। अगला है अर्धमागधी अपभ्रंश, इससे पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। फिर है मागधी अपभ्रंश, इससे बिहारी, बंगला, उड़िया, असमिया का विकास होता है। प्राकृत भाषा के 5 प्रमुख भेद हैं। कितने? 5 प्रमुख भेद हैं। कौन कौन से? शौरसेनी प्राकृत, पैशाची प्राकृत, महाराष्ट्री प्राकृत, अर्धमागधी प्राकृत और मागधी प्राकृत। ये जो है प्राकृत के 5 प्रमुख भेद हैं। आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि में मूल लिपि चिन्ह कितने हैं? ये संख्या आपसे पूछी जा रही। देवनागरी लिपि में मूल लिपि चिन्ह कितने हैं? 44, 45, 46, उपर्युक्त में से कोई नहीं। देवनागरी लिपि में मूल लिपि चिन्ह कितने हैं? आप सभी लोगों का यह जवाब आ रहा है विकल्प बी, यानी कि 45। तो बिल्कुल राइट आंसर आपका माना जाएगा। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्रम की ओर। इसकी प्रश्न की व्याख्या को समझते हैं। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शैली से 4वीं 5वीं सदी में गुप्त लिपि तथा गुप्त लिपि से आगे 6ठी शताब्दी में कुटिल लिपि विकसित होती है। इसी कुटिल लिपि से 9वीं सदी के लगभग नागरी के प्राचीन रूप का विकास होता है, जिसे प्राचीन नागरी कहते हैं। फिर देवनागरी लिपि एक भारतीय लिपि है। कैसी है? देवनागरी लिपि एक भारतीय लिपि है जो बाएं से दाएं लिखी जाती है। देवनागरी लिपि में कुल 52 अक्षर हैं, जिसमें से 13 स्वर और 39 व्यंजन हैं। देवनागरी लिपि एक आक्षरिक लिपि है। कैसी? आक्षरिक लिपि है। देवनागरी की वर्णमाला का जो क्रम है वो वैज्ञानिक है। देवनागरी में एक वर्ण के लिए एक ही ध्वनि है, यानी जैसे अंग्रेजी में होता है वैसा है हिंदी में नहीं। अंग्रेजी में CUT, कट, PUT, पुट, BUT, बट, ये सब चलता है, लेकिन हमारे वहाँ हिंदी में क्या है? देवनागरी में एक वर्ण के लिए एक ही ध्वनि है और प्रत्येक अक्षर उच्चरित होते हैं। देवनागरी की पहचान एक क्षैतिज रेखा से है, जिसे शिरोरेखा भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? शिरोरेखा। जैसे आपने कुछ लिखा और उसके ऊपर जब लाइन यानी कि खींच देते हैं, उसे क्या कहा जाता है? शिरोरेखा कहते हैं। उसके सिर पर रेखा खींचना। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली का एक अन्य नाम यह भी है। देखिए पलट के क्वेश्चन आ गए आपके सामने। मराठी, कौरवी, गुजराती, भोजपुरी। क्या है खड़ी बोली का अन्य नाम? आपको फटाफट से बताना है।
तो इस क्वेश्चन के लिए आप सभी का जवाब आ रहा है विकल्प बी, तो बिल्कुल राइट होगा। यानी खड़ी बोली का अन्य नाम क्या है, उसे कौरवी भी कहते हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग। खड़ी बोली का अन्य नाम कौरवी है, और खड़ी बोली को कौरवी नाम किसने दिया है, राहुल सांकृत्यायन जी ने। खड़ी बोली शौरसेनी अपभ्रंश की उपभाषा है, पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोली है। हरियाणवी, दक्षिणी ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, ये सभी पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, अवधी भाषा का मुख्य केंद्र है, कहाँ पर है केंद्र, देखते हैं हम लोग। मेरठ, आगरा, मथुरा, अयोध्या। अयोध्या को अवध भी कहा जाता है। तो क्या है अवधी का मुख्य केंद्र? आप सभी लोगों का उत्तर आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए विकल्प डी, तो राइट होगा। यानी अवधी का मुख्य केंद्र कौन सा है, अयोध्या या अवध। मेरठ में खड़ी बोली बोली जाती है, और मथुरा आगरा में आपकी ब्रज भाषा बोली जाती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये सब जो है अर्धमागधी अपभ्रंश की पूर्वी हिंदी की उपभाषाएं हैं। कौन? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। फिर उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि को भी कहा जाता है, क्या कहते हैं? ये भी क्वेश्चन पलट करके घूम करके आया है दूसरे स्वरूप में। चरण नागरी, ब्राज़ील लिपि, लोकनागरी, रोमन लिपि। देवनागरी लिपि को क्या कहा जाता है? इस क्वेश्चन के लिए आप सभी लोगों का जवाब आ रहा है यदि विकल्प सी, तो बिल्कुल राइट होगा। यानी देवनागरी लिपि को लोकनागरी लिपि भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। व्याख्या को देखते हैं प्रश्न की। देवनागरी को प्रायः नागरी, देवनागर भी कहा जाता है। नागरी लिपि को लोकनागरी नाम देने का श्रेय किसको है? आचार्य विनोबा भावे को। यानी देवनागरी लिपि को लोकनागरी कौन कहता है? आचार्य विनोबा भावे। ब्राह्मी की उत्तरी शैली से 4वीं 5वीं सदी में गुप्त लिपि और 8वीं सदी में कुटिल लिपि विकसित हुई है, और इसी कुटिल लिपि से 9वीं सदी के लगभग नागरी के प्राचीन रूप का विकास होता है। और देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ होता है? गुजरात के राजा जयभट्ट के शिलालेख में 7वीं 8वीं शताब्दी में। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, विभाषा का क्षेत्र से अधिक विस्तृत होता है, उपभाषा, लिपि, बोली, भाषा। यानी आपको इसमें बताना है कि विभाषा का क्षेत्र किससे विस्तृत यानी कि बड़ा होता है। तो इस क्वेश्चन के लिए आप सभी लोगों का आंसर आ रहा है यदि विकल्प सी, तो बिल्कुल सही माना जाएगा। विभाषा का क्षेत्र जो है किससे बड़ा होता है? बोली से। फिर इसकी व्याख्या को हम लोग समझते हैं। विभाषा का क्षेत्र भाषा से कम व्यापक एवं बोली से अधिक विस्तृत होता है। यानी विभाषा का जो क्षेत्र है बोली से तो बड़ा होता है, लेकिन भाषा से छोटा होता है। एक प्रदेश में अथवा प्रदेश के भाग में सामान्य बोलचाल, साहित्य आदि के लिए प्रयुक्त होने वाली भाषा को विभाषा कहते हैं, और इसे क्षेत्रीय भाषा भी कहा जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, आज के इस खूबसूरत सेशन को हम यहीं पर विराम दे रहे हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी लोगों ने हिंदी भाषा विषय के ऊपर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा जाना समझा। और ऐसे प्रश्न थे जो भारत की विभिन्न परीक्षाओं में लगातार पूछे जा रहे हैं, और आपकी भी आने वाली परीक्षाओं में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। यहाँ से कई सारे प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। तो सेशन को आप सभी लोग लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथी मित्रों में शेयर करते रहिए, और यही आपका प्यार होता है जो हमारा मनोबल बढ़ाता है, हमारे लिए ऊर्जा का काम करता है, जिसके कारण ही आप सभी लोगों को हम लगातार कक्षाएं दे पाते हैं। और उन सभी साथियों का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद, आभार
जो अंत तक सेशन में बने रहे हैं। हम जो है आप सभी को मिलते हैं पुनः से अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।